अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे के रोज़ मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यानी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। आज 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह है। वो आज 76 साल की हो चुकी हैं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मोहतरमा सोनिया गांधी जी को सालगिरह की मुबारकबाद। इनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए मैं दुआगो हूँ। टीएमसी लीडर साकिब गोखले को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जमानत मिलने के चंद घंटे बाद ही इसे मोरीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें गुजरात के मोरीबी ले जाया गया। साकिब गोखले की हिमायत में टीएमसी के 5 लीडरों की टीम मोरीबी जा रही है। इस टीम में डोला सेन, खलीलुर रहमान, आसित कुमार, डॉक्टर शांता सोइन और सुनील कुमार मंडल शामिल हैं। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने इल्जाम लगाया है कि साकिब गोखले को बगैर किसी नोटिस या वारंट के गिरफ्तार किया गया है। साकिब गोखले को भी मंगल को पीएम मोदी के खिलाफ जाली ट्वीट करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बिहार के आईपीएस अफसर अमित लोधा, जो वेब सीरीज खाकी दी बिहार चैप्टर की रिलीज के बाद शोहरत में आ गए थे, क्योंकि वेब सीरीज खाकी अमित लोधा पर बनाई गई है। अमित लोधा के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात और मुबैना तौर पर नेटफ्लिक्स के साथ तिजारती मुआहदा करने के इल्जाम में एक मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। एक सरकारी बयान के मुताबिक लोधा पर इल्जाम है कि उन्होंने आईपीएस अफसर के ओहदे पर रहते हुए प्रोडक्शन हाउस फ्राइडे स्टोरी ट्रेलर्स के साथ मुआहदा करने के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ दस्तखत करके माली फंड के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया है कि महकमे की तहकीकात के दौरान लोधा के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात दुरुस्त पाए गए, जिसकी बुनियाद पर 7 दिसंबर को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आईपीसी की दफा 120B और 168 के तहत मुकदमा दर्ज किया। गुजरात में हुक्मरान बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात में मुसलसिल 7वीं कामयाबी हासिल करके जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसने रियासत की 182 रुकनी असेंबली में गुज़श्ता 27 साल से हुकूमत करने के साथ साथ शदीद हुकूमत मुखालिफ लहर का सामना करते हुए इस मरतबा तमाम इंतखाबी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जाफरानी पार्टी ने जुमेरात को ऐलान किए गए नतायज में 156 सीटें जीतकर गुजरात असेंबली में एकतरफा फतेह हासिल कर ली है। इसकी कट्टर मुखालिफ कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी, जिसे सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा था, इसे सिर्फ 5 सीटें मिली है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पर समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट मिल गई, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाता भी नहीं खोल सकी। वाज़ेह के 2017 में बीजेपी को मामूली अक्सरियत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर वाज़ेह इशारे दिए थे, लेकिन इस मरतबा बीजेपी ने तमाम अंदाजों और तजुर्बात को शिकस्त देते हुए एकतरफा फतेह हासिल कर ली और रियासत में नई हुकूमत बनाने का रास्ता साफ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, शुक्रिया गुजरात, शानदार इंतखाबी नताइज देखकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया है। अवाम ने तरक्की की सियासत को आशीर्वाद देते हुए अपनी ये ख्वाहिश भी जाहिर कर दी कि वो इसकी रफ्तार में मजीद इजाफा चाहते हैं। मोदी ने मजीद कहा कि मैं अहल गुजरात की ताकत को सलाम करता हूँ और पूरी क़ुव्वत के साथ गुजरात और मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म करता हूँ। गुजरात में शानदार कामयाबी के बाद अमित शाह ने कहा, गुजरात के अवाम ने रेवड़ियां बांटने वालों के साथ साथ वोट बैंक की सियासत करने वालों को भी मुस्तरद कर दिया है। साथ ही इन नताइज ने हमें हौसला दिया है कि मुल्क व रियासत की तरक्की की सियासत का अवाम हमेशा साथ देते हैं। इस फतेह से हमारी जिम्मेदारी में भी इजाफा हुआ है और हम इसे हर कीमत पर निभाएंगे। जहां गुजरात में बीजेपी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अपनी हुकूमत बना रही है, वहीं इससे सख्त मुकाबले के बावजूद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हाथों शिकस्त हो गई है और पहाड़ी रियासत में तकरीबन 4 दही की ये रिवायत बरकरार रही, जिसमें हुक्मरान जमात को बेदखल किया जाता है। कांग्रेस कायदीन ने हिमाचल में जीत का सेहरा पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के सर बांधा, जो बीजेपी सदर जेपी नड्डा की आबाई रियासत है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश रियासत बीजेपी से छीन ली और पहाड़ी रियासत में 68 रुकनी असेंबली में 35 का टारगेट पार कर लिया। इस तरह रियासत में 1985 से बरसर इख्तिदार जमात को बेदखल करने की रिवायत बरकरार रही। कांग्रेस ने 40 नशिस्तें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 25 सीटें जीती और 7 दीगर आगे हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। आम आदमी पार्टी, जिसने 67 पर मुकाबला किया था, अपना खाता खोलने में नाकाम रही। आसाम के वज़ीर आला हिमांता बसवा शर्मा ने कहा कि इनकी पार्टी मुसलमानों में 1 से ज़ायद शादियों के खिलाफ है। लोकसभा रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि यूडीएफ सरबराह के मशवरे के मुताबिक खवातीन 20-25 बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन इनके खाने, कपड़े और तालीम का खर्च अपोजिशन लीडर को बर्दाश्त करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मर्द को 3-4 शादियों का हक नहीं हो सकता। हम ये निज़ाम बदलना चाहते हैं। हिमांता बसवा शर्मा ने कहा कि हम मुस्लिम ख्वातीन के साथ इंसाफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। अगर आसाम के हिंदू खानदानों में डॉक्टर हैं तो मुस्लिम खानदानों में भी डॉक्टर होना चाहिए। कई अरकान असेंबली ऐसा मशवरा नहीं देते क्योंकि इन्हें कमज़ोर मुसलमानों के वोट चाहिए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के नतायज पर तबसरा करते हुए कहा कि गुजरात के अवाम ने जो फैसला किया हम इसकी इज्जत करते हैं। गुजरात में पहली मरतबा मजलिस ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया। मजलिस ने 13 असेंबली हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। मजलिस को कामयाबी नहीं मिली। ओवैसी ने कहा कि इसके बावजूद हमारे हौसले पस्त नहीं हैं और हम अपने हौसलों को पस्त भी नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में गुजरात इंतखाबात से मुतालिक सहाफ़ियों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वाज़ेह के एक दिन कबल ही दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी मजलिस को बुरी तरह शिकस्त हुई है क्योंकि वहां से भी इन्हें एक भी सीट नहीं मिल पाई है। ओवैसी ने कहा कि हम बैठेंगे, पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जारी सरहदी तनाज़े पर शिंदे हुकूमत पर सख्त अल्फाज में तनकीद करने वाले शिवसेना उद्धव ग्रुप के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये इत्तला खुद संजय रावत ने दी है। संजय रावत ने कहा कि एकनाथ शिंदे हुकूमत के वजीर शंभूराज देसाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्हें दोबारा फोन कॉल मौसूल हुए जिसमें इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। वाज़ेह के कुछ दिन पहले महाराष्ट्र हुकूमत ने संजय रावत समेत कई लीडरों की सिक्योरिटी हटा दी थी। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि यह धमकी आमेज फोन कॉल कंटर वेदिका संगठन की तरफ से इन्हें मौसूल हुआ है। वाज़ेह के इसी तंजीम के कारकुनान ने गुज़िश्ता दिनों बेलगाम के करीब महाराष्ट्र के ट्रकों को रोका था और तोड़फोड़ भी की थी। ऐसा मालूम होता है कि हालिया असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत AIMIM ने गुजरात में अक़लियतों पर कांग्रेस के असर को घटा दिया है, जिसके नतीजे में रियासत भर में मुख्तलिफ नशिस्तों पर असल अपोजिशन जमात के वोटों की तादाद घट गई। अक़लियती बुनियादी तौर पर मुसलमान गुज़िश्ता कई दिहाइयों से और ख़ास तौर पर 2002 के माबाद गोधरा फसादात के बाद से कांग्रेस के वफादार वोटर रहे हैं। कांग्रेस राय के मुताबिक 2002 के फसादात के बाद कई मौक़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने जात पात का लिहाज किए बगैर हिंदू वोट को मुत्तहिद करने को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी हिसाब किताब किया। इसके नतीजे में असल अपोजिशन जमात को अपने अक़लियती वोटों को महफूज बनाना पड़ा, जो कांग्रेस की कदीम खाम हिकमत अमली का एक हिस्सा है। खाम से मुराद क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम वोटों को मुत्तहिद करना है। रियासत में इसका कामयाबी का फार्मूला हुआ करता था। बहरहाल आम आदमी पार्टी और AIMIM के दाखिले की वजह से न सिर्फ कांग्रेस का अक़लियती वोट बैंक मुतासिर हुआ बल्कि हुक्मरान BJP को भी मदद मिली, जिसने इंतखाबात में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 2022 के असेंबली इंतखाबात में रिवायती सियासी जमातों ने गुजरात में चंद ही मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया। AIMIM ने 13 असेंबली नशिस्तों पर मुकाबला किया और 12 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया। AIMIM एक भी नशिस्त जीतने में नाकाम रही, जबकि आम आदमी पार्टी ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, लेकिन वो कई नशिस्तों पर रिवायती वोट्स को तकसीम करते हुए कांग्रेस के मौके और वोट शेयर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। अक़लियती ग़लबे वाले इलाके दरियापुर में, जिसे कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था, मौजूदा कांग्रेस रुकने असेंबली गयासुद्दीन शेख को भी BJP उम्मीदवार को शिख जैन के हाथों 5243 वोटों से शिकस्त उठानी पड़ी। एक रोहिंग्या तंजीम के सरबराह ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर म्यांमार में रोहिंग्यास के खिलाफ नस्लकशी को रोकें। बर्मी रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशन UK के सदर तनखन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि म्यांमार के सूबे राखीन में रोहिंग्या मुसलमानों को नस्लकशी के एक ऐसे सिलसिले का सामना है जिससे इनकी बका को खतरा लाहक है। अगस्त और सितंबर के दरमियान लाखों रोहिंग्या बेघर हो गए हैं और शायद इनसे लगता है कि 2016-17 जैसे ही हालात और वाक़यात दोहराए जा रहे हैं, जब जुल्म व सितम के शिकार लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को इनके मुल्क म्यांमार से निकाल दिया गया था। रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ महकूमा जात की 80,000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात का अमल शुरू हो चुका है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1, 2, 3 और 4 के तहत जायदादों पर तकर्रुरात का इलामिया वक्फे से जारी किया जाएगा। तकर्रुरात के मामले में मुस्लिम उम्मीदवारों की रहनुमाई के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कोई खास एहतमाम नहीं है। तकर्रुरात में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तबक़ात जो 4% के ज़ुमरे में शामिल नहीं, वो मुआशी तौर पर पसमानदा ग्रुप के ज़ुमरे में EWS तहफ़्फ़ुज़ात के तहत मुलाजमत हासिल कर सकते हैं।
तकर्रुरात में मुस्लिम उम्मीदवारों को अपने तौर पर BCE और EWS सर्टिफिकेट्स हासिल करना होगा। BCE ज़ुमरे में मुसलमानों के ज़्यादातर ग्रुप शामिल हैं, जबकि सैयद, पठान और दीगर ऐसे तबकात जो 4% के दायरे में शामिल नहीं होते, इन्हें चाहिए कि EWS सर्टिफिकेट्स हासिल कर लें। मी सेवा सेंटर से ये सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने TRS को कौमी जमात भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। आज जुमे को दोपहर 1:30 बजे पार्टी हेडक्वार्टर पर चीफ मिनिस्टर KCR ने BRS की तश्कील के प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे, जिसमें पार्टी परचम की चीफ मिनिस्टर नकाबकशाई करेंगे। वज़ीर आला KCR ने कौमी सियासत में हिस्सा लेने के लिए TRS को BRS में तब्दील करने के लिए 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में TRS का एक तौसी इजलास तलब किया था, जिसमें एक करारदाद मंजूर करते हुए TRS को BRS में तब्दील करने का ऐलान किया है। TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के 2 मुलजिमीन को जमानत पर रिहाई के बाद इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी इनके खिलाफ दर्ज दीगर मुकदमात के सिलसिले में की गई है। चंचलगुड़ा जेल से जमानत पर रिहाई के फौरी बाद बंजारा हिल्स पुलिस ने 2 मुलजिमीन रामचंद्र भारती और नंद कुमार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। रामचंद्र भारती के खिलाफ 1 से ज़ायद पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात रखने का मुकदमा दर्ज है, जबकि नंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और दीगर मामलात के 5 मुकदमात हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के मामले के तमाम 3 मुलजिमीन को 1 दिसंबर को जमानत दे दी थी, ताहम इन्हें 1 हफ्ता जेल में रहना पड़ा, क्योंकि वो 2 जमानतों और 3 लाख रुपए के शख्सी मुचल्ले का इंतजाम नहीं कर पाए, जिसकी हिदायत अदालत ने दी थी। इंडियन रेसिंग लीग के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 9 से 11 दिसंबर NTR मार्ग के पास ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इकबाल मीनार जंक्शन से तेलुगु तल्ली जंक्शन और टैंकमेंट की सिमत जाने वाली ट्रैफिक को तेलुगु तल्ली की सिमत जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ट्रैफिक को तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर ब्रिज से कट्टा मैसम्मा लोअर टैंकमेंट की सिमत जाना होगा। मुतबादिल तौर पर गाड़ी सवार इकबाल मीनार रविंद्र भारती से पब्लिक गार्डन जंक्शन, बशीरबाग, लिबर्टी से होते हुए BRK भवन या टैंकमेंट की सिमत जा सकते हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने चंद खानगी सिक्योरिटी फर्म्स की जानिब से गैर कानूनी हथियारों के इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर करते हुए इन फर्म्स को मशवरा दिया है कि वो इस किस्म के काम कतई ना करें और अपने क्लाइंट्स को भी गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम ना करें। इनमें बैंक्स और दूसरे क्लाइंट शामिल हैं। एक सेशन से तबादला ख्याल के दौरान CV आनंद ने खानगी सिक्योरिटी फर्म्स को मशवरा दिया कि वो उसूल व ज़वाबित पर अमलावरी करते हुए कानूनी तौर पर हासिल करदा हथियार रखने वाले अफराद को ही मुलाजमतों पर रखें। मरकजी वज़ारत दाखिला ने भी इस ताल्लुक से रहनुमा हिदायत जारी की है। फिरका परस्ती की जो जड़ें शुमाली हिंदुस्तान में फैलाई गई थी, इनकी रसाई अब मुल्क की जुनूबी रियासतों में तेजी के साथ फैलती नजर आ रही है। रियासत कर्नाटक में पिछले 10 सालों में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर जिहाद का टैग लगाकर मुसलमानों की मईशत को मुनज़्ज़म अंदाज में कमजोर करने के बाद अब फिरका परस्त ताकतें जुनूबी हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों बशमुल तेलंगाना में अपनी नफरत की मुहिम को तेज करती दिखाई दे रही है। फिरका परस्त तंजीमों ने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए जिहाद की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया है और हर एक चीज के साथ जिहाद के लफ्ज़ को जोड़कर अक्सरियती बिरादरी के अंदर नफरत के जज्बात भड़काए जा रहे हैं। हालांकि रियासत तेलंगाना में अब तक फिरका परस्त इदारों और तंजीमों की ये कोशिशें नाकाम रही हैं, मगर जिस तेज़ी के साथ वो नफरत का बीज तेलंगाना में बो रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना भी शुमाली हिंदुस्तान की तरह फिरका परस्तों का मरकज़ बन जाएगा। इसकी एक और वजह यह भी है कि हुकूमत तेलंगाना फिरका परस्तों की एक ऐसी कोशिशों का खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसे कई प्रोग्राम खामोशी के साथ तेलंगाना में मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसका वाहिद मकसद तेलंगाना में भी फिरके वाराना नफरत को हवा देना है। ऐसा ही एक प्रोग्राम इतवार 11 दिसंबर को बद्रुका कॉलेज में हलाल जिहाद नाम की किताब के तेलुगु एडिशन की इजराई पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम को हिंदू जन जागृति के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है और इस किताब के मुसन्निफ भी हिंदू जन जागृति के कौमी तर्जुमान रमेश शिंदे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस प्रोग्राम में हुकूमत आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम IAS रिटायर्ड और साबिक DGP और चेयरमैन रोड एंड सेफ्टी एंड अथॉरिटी हुकूमत तेलंगाना T कृष्णा प्रसाद IPS रिटायर्ड के नाम मेहमान खुसूसी की हैसियत से दर्ज किए गए हैं। हुकूमत के आला ओहदों पर फायज रहने के बाद इस तरह के प्रोग्राम में साबिक सरकारी मुलाजमीन की शिरकत क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं करती है कि आया जब ये लोग बरसरे खिदमत थे तो इसी सोच और नजरिए के साथ उन्होंने अपने उमूर अंजाम दिए हैं। हलाल की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हुए क्या ये तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं?
अगर हुकूमत तेलंगाना भी रियासत में अमन व अमान को यकीनी बनाने के अपने दावों पर कारबंद है और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किए हुए हैं, तो इस तरह के तकारीब के शहर में इनेकाद को रोकने का काम हुकूमत को करना चाहिए। नफरत फैलाने वालों पर शिकंजा कसना हुकूमत और शहरी इंतजामिया की जिम्मेदारी है।